बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ZIK लॉ अकेडमी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एविडेंस एक्ट कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 का हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल। ये आर्टिकल 114 से लेकर 116 तक है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पंजाब यूनिवर्सिटी के एनुअल एग्जाम्स के मुताबिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं और जानेंगे कि ये जो टर्म है एस्टॉपल, इसका मतलब क्या है। आर्टिकल 114 से लेकर 116 तक का ऑफ कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 डील करता है टॉपिक एस्टॉपल से। एस्टॉपल बेसिकली है क्या? एस्टॉपल का बेसिकली मतलब है टू स्टॉप। ये एक फ्रेंच वर्ड से निकला है, एस्ट्यूप से। ठीक है, रोक लगा देना, स्टॉप कर देना। ये बेस करता है लैटिन मैक्सिम पे, एलिगेंस कॉन्ट्रिरिया नो ईस्ट ऑडी ऑडेन डिस। ठीक है, इससे डील करता है, इस पे बेस करता है, जिसका मतलब है कि पर्सन एलिजिंग कॉन्ट्ररी फैक्ट्स मस्ट नॉट बी हर्ड। ये आर्टिकल 114 में इसकी डेफिनेशन है। और ये रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ है। ठीक है, जो एक पर्सन को प्रिवेंट करता है, मना करता है, रोकता है फ्रॉम डिनाइंग एनी फैक्ट्स। उन फैक्ट्स हैं जो उसने अर्लियर एडमिट किए होते हैं, अगर वो उसमें कॉन्ट्रडिक्शन ले आता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं पहले कहता हूँ कि मैं एक जगह पे गया था, ठीक है, और मैंने मौका वारदात में वो चीज़ देखी। ठीक है, तो पहले मेरी स्टेटमेंट ये थी, और बाद में मैं ये कहता हूँ कि नहीं, मैं उधर तो मौजूद ही नहीं था, तो एस्टॉपल मुझे रोकता है कि नहीं, आपने अपने प्रीवियसली जो आपने स्टेटमेंट्स दिए हैं उससे आप डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये एस्टॉपल का मतलब है, रोक लगा देना, स्टॉप कर देना, बार लगा देना। ठीक है, एस्टॉपल ये क्या है? एस्टॉपल इज अ रूल ऑफ एविडेंस बाय व्हिच अ पर्सन इज स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग हिज हर अर्लियर स्टेटमेंट। The doctrine holds a person accountable for false representation made by him, either through his words or through his conduct. ठीक है, एस्टॉपल बेसिकली रूल ऑफ एविडेंस है, जो एक पर्सन को स्टॉप करता है फ्रॉम डिनाइंग हिज और हर अर्लियर स्टेटमेंट्स। ठीक, इसके बाद इसका पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ डॉक्ट्रिन इज टू प्रोहिबिट अ पर्सन फ्रॉम मेकिंग कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट इन द कोर्ट। ठीक है, ये एक बंदे पे रोक लगा देता है, स्टॉप कर देता है कि ताकि वो कोर्ट में कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट ना दे सके। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि ये प्रिवेंट करे एक पार्टी को, ताकि वो दूसरी पार्टी के साथ फ्रॉड ना कर सके। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं और एस्टॉपल को मजीद एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या चीज़ है। रेलेवेंट आर्टिकल्स देखते हैं। हमने पहले भी डिस्कस कर दिया कि कौन-कौन से इसके रेलेवेंट आर्टिकल्स हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन में। मगर नेक्स्ट एक और एक्स्ट्रा टॉपिक भी तो बनाना होता है, ठीक है। उसके साथ आर्टिकल 114, 115, 116 कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 डील करता है टॉपिक एस्टॉपल से। क्रॉस रेफरेंस सेक्शन 11 जो है ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड सेक्शन 28 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट डील्स विद द टर्म एस्टॉपल आल्सो। ठीक है, ये दो क्रॉस रेफरेंस आ गए। सेक्शन 11 है ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, ठीक है, वो भी डील करता है। 28 पार्टनरशिप एक्ट भी डील करता है इसके साथ। एस्टॉपल का मतलब क्या है? एस्टॉपल का मतलब है रूल ऑफ कि ये एस्टॉपल जो है रूल ऑफ एविडेंस है, जो किसी भी पर्सन को स्टॉप करता है फ्रॉम द डिनाइंग द ट्रुथ ऑफ सर्टेन फैक्ट इज सेड टू बी स्टॉप। डेरिवेशन क्या है? इस ये टर्म फ्रेंच वर्ड से निकला है, एस्ट्यूप से, जिसका मतलब है स्टॉप, टू स्टॉप, which literally means that man's own conduct or act stopped him from denying certain truth। ठीक, अभी हम डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल की डेफिनेशन देखेंगे, जो कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 में दी गई है। आर्टिकल 114 इसमें इसकी डेफिनेशन बताता है। कहता है कि एस्टॉपल जो है, इसमें क्या है? जब एक पर्सन बाय एनी डिक्लेरेशन, ऐलान करके, बाय हिज एक्ट, उसके एक्ट के थ्रू, या ओमिशन ना करने के, अगर किसी चीज को ना करना, इंटेंशनली परमिट्स इन अदर पर्सन, ठीक है, दूसरे पर्सन को परमिट कर, मतलब इजाजत दे देता है फॉर बिलीविंग अ थिंग्स एज ट्रू। ठीक है, और उसको ये यकीन दहानी एक किस्म की करा देता है कि जो सर्टेन चीजें हैं वो ट्रू है, ठीक है, सच है। एंड सच पर्सन एक्टेड एक्टेड ऑन दैट बिलीव। ठीक है, और दूसरा बंदा बंदा जो है वो बिलीव में एक्ट कर देता है। ठीक है, सो सच पर्सन हिमसेल्फ और neither any representative can deny from the situation or belief। ठीक है, तो जो दूसरा बंदा होगा वो न ही खुद और न ही उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव डिनाई कर सकता है उस सिचुएशन से और या उस बिलीफ से। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज कि असलम इंटेंशनली एंड फॉल्सली लीड्स बिलाल टू बिलीव दैट द हाउस बिलोंग्स टू हिम। ठीक है, एंड देयर बाय बिलाल बाय एंड पे फॉर द हाउस टू असलम। ठीक है, देखो इन दोनों का वो भी चेंज हो गया, वो उससे वो घर ले लेता है। लेटर ऑन द हाउस वाज गिफ्टेड टू असलम फ्रॉम हिज फादर। देन अंडर दिस डॉक्ट्रिन ऑफ estoppel the aslam cannot seek to set aside on the ground that at the time of the sale he had no title of the house। ठीक है, इसमें कहता है कि दो बंदे हैं, असलम और बिलाल। ठीक है, असलम अपना फॉल्सली या इंटेंशनली वो अपना
बिलाल को ये यकीन दिला देता है कि ये हाउस जो है वो मेरा है, असलम का है, ठीक है? और बिलाल उस पे यकीन कर लेता है और उससे वो घर खरीद लेता है। लेटर ऑन जो वो घर है, वो असलम को उसका जो बाप है, वालिद साहब है, वो गिफ्ट कर देते हैं, ठीक है? तो उस अंडर दिस डॉक्ट्रिन जो एस्टॉपल है, ये बताता है कि जो बिलाल है वो वापस उस घर को नहीं ले सकता, ये बता के कि ये उस टाइम जब मैं ये घर बेच रहा था तो ये मेरे नाम पे नहीं था, ठीक है? इस ग्राउंड पे ये उससे वापस नहीं ले सकता। इसमें एस्टॉपल उस पे रोक लगा देता है, स्टॉप कर देता है कि नहीं, आपने पहले एक स्टेटमेंट दी थी, अभी आप अपनी स्टेटमेंट से नहीं हट सकते, ठीक है? इसका मतलब है एस्टॉपल, ठीक है? आगे चलते हैं। अभी हम एसेंशियल्स ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल देखते हैं। सबसे पहला एसेंशियल तो आ जाता है डिक्लेरेशन, एक्ट और ओमिशन, ठीक है? इसमें कहता है कि देयर मस्ट बी अ रिप्रेजेंटेशन मेड बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू एनी एक्ट, ओमिशन और डिक्लेरेशन। ये जो रिप्रेजेंटेशन होगी, ये लाजमी है कि ये किसी एक्ट के थ्रू या ओमिशन के थ्रू या डिक्लेरेशन के थ्रू होनी चाहिए। एक्ट क्या है? कुछ किसी काम को करने के एवज दूसरे को रिप्रेजेंट कराना कि आई एम द एक्चुअल ऑनर, या ओमिशन या किसी काम को न करना करने के थ्रू उसको बताना दैट आई एम द एक्चुअल ऑनर, या डिक्लेरेशन के थ्रू या ऐलान करके बताना दैट आई एम द एक्चुअल ऑनर, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो लाजमी है कि वो फैक्ट्स के साथ रिलेटेड हो, ठीक है, ना कि लॉ के साथ, ठीक है? थर्डली आ जाता है इंटेंशनल परमिटिंग ऑफ बिलीफ। इसमें जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसी होनी चाहिए जो दूसरे बंदे को बिलीव दिला सकें कि ये जो फैक्ट्स हैं वो ट्रू है, ठीक है? दैट द अदर पार्टी, मतलब उनको दूसरी पार्टी को ये यकीन दिला दे कि जो ये बात कर रहा है, ये रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, ये ट्रू है, ठीक है? एक्ट अपॉन सच बिलीव, द पर्सन टू होम द रिप्रेजेंटेशन इज बीइंग मेड एक्ट अपॉन सच बिलीव, ठीक है? जिसके के लिए ये रिप्रेजेंटेशन हो रही है, ठीक है? मिसाल जिस तरह के मैंने एक एग्जांपल दी असलम और बिलाल की। असलम अपने आप को इस तरह शो कर रहा था कि ही इज द एक्चुअल ओनर ऑफ द हाउस, बट ही वाज नॉट द एक्चुअल ओनर, ठीक है? तो वो उसको शो करा रहा था और उसी शो में वो जो दूसरा बिलाल है वो बिलीव कर लेता है कि हाँ, ये तो वाकई में इसका असली मालिक है, ठीक है? उसी जो बिलीव है, यकीन है, ये थर्ड एसेंशियल में आ जाता है और उस बिलीव पे वो एक्ट कर देता है, वो घर परचेज कर लेता है, ठीक है? ये इसका फोर्थ एसेंशियल आ गया। जब वो घर परचेज कर लेता है, ठीक है, और उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, ठीक है, उसने घर खरीद लिया, ठीक है, इसके बाद नहीं बिलाल उसको डिनाई कर सकता है कि तुम तो इसके एक्चुअल ऑनर थे ही नहीं, ठीक है, और नहीं अगर इसका अगला पार्ट उस एग्जाम्पल का देखें कि असलम के बाप ने उसको वो प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, ठीक है, तो असलम फिर उसके बाद वो नहीं कर सकता या चैलेंज ने कॉन्ट्रेक्टरी स्टेटमेंट नहीं दे सकता कि मैं तो एक्चुअल ऑनर था ही नहीं, ठीक है, तो प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर हो ही नहीं सकती, ठीक है, तो इस इनएबिलिटी वो डिनाई नहीं कर सकते, नहीं अ पर्सन, ठीक है, जो परमिट कर रहा है बिलीव को, और नो एनी रिप्रेजेंटेटिव कैन डिनाई और कॉन्ट्रडिक्ट द सिचुएशन और बिलीव, ठीक है? ये लास्ट एसेंशियल आ गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अभी हम काइंड्स ऑफ एस्टॉपल देखते हैं, ठीक है? सबसे पहले काइंड्स हमारे पास आ जाती है एस्टॉपल बाय मैटर ऑफ रिकॉर्ड और क्वासी रिकॉर्ड, ठीक है? इसको एस्टॉपल बाय जजमेंट भी कहते हैं, ठीक है? ये सेम है जैसे रेस जुडिकाटा है, सेक्शन 11 सीपीसी में बताया गया है। ये दोनों सेम ही चीज़ है। ये जो एस्टॉपल बाय मैटर ऑफ रिकॉर्ड या क्वासी रिकॉर्ड है, ये हमारे पाकिस्तान में इस तरह फॉलो नहीं किया जाता क्योंकि हमारे पास पहले से ही रेस जुडिकाटा मौजूद है, ठीक है? ये एस्टॉपल बाय मैटर ऑफ रिकॉर्ड कहता है कि वंस अ कोर्ट हैज गिवन द जजमेंट, ठीक है, जब कोर्ट एक दफा जजमेंट दे देती है तो जो पार्टी है या उसके रिप्रेजेंटेटिव है या उसके एग्जीक्यूटर्स हैं, ठीक है, एक्सेट्रा, वो जो सारे हैं वो बाउंड हो जाते हैं उस डिसीजन के अंडर, ठीक है? ये जो डॉक्ट्रिन है वो उन पार्टीज को स्टॉप कर देती है, ठीक है, फ्रॉम raising another suit in the same matter or to the dispute the fact of the case after the decision has been made by the court, ठीक है? जैसे रेस जुडिकाटा में भी यही है कि अगर एक केस पे डिसीजन आ गया, ठीक है, तो उसके बाद सेम ही जुरिस्डिक्शन में सेम मैटर पे सेम टाइटल के अंदर सेम पार्टीज के नेम के अंदर, ठीक है, दोबारा उसी फैक्ट्स पे दोबारा वो नहीं किया जा सकता, केस फाइल नहीं हो सकती उसी जुरिस्डिक्शन में, ठीक है? जैसे कि एग्जांपल है, अगर एग्जांपल लेते हैं मर्डर केस की कि असलम हैज बीन हेल्ड गिल्टी in a murder case, then neither he or his representative or his executors would be allowed to reinstitute a case again in the same matter, ठीक है? वो उसी मैटर के में दोबारा केस फाइल नहीं कर सकते, ठीक है? और पार्टीज आर स्टॉप्ड फ्रॉम डूइंग सो अंडर दिस डॉक्ट्रिन। ये सिंपल है बहुत। फिर उसके बाद आ जाता है एस्टॉपल बाय डीड।
इस्टॉपल बाय डीड भी बड़ा सिंपल है कि जो भी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में लिख दी गई है, ठीक है? तो कागज़ की या किसी भी डॉक्यूमेंट में लिख दी गई है, तो कोई भी बंदा उस डॉक्यूमेंट के जो चीज़ों है, ठीक है? जो भी फैक्ट्स उन्होंने लिखे हैं, तो उसे डिनाई नहीं किया जा सकता, ठीक है? इसमें क्या होता है कि estoppel by deed is a legal principle that prevents a party from denying the truth of something, ठीक है? That has been asserted as a fact in a deed, ठीक है? जो ऐसे ये जो पार्टी है उससे डिनाई नहीं कर सकता, प्रिवेंट करता है उसको, ये डॉक्ट्रिन जो है, ठीक है? उन उस ट्रुथ से जो उस बंदे ने पहले से उस डीड में एज़ अ मतलब बता दी गई है या कोई भी फॉर्मल डॉक्यूमेंट में। इफ अ पर्सन मेक अ स्टेटमेंट इन अ डीड ही कैन नॉट से द अपोजिट ऑफ इट लेटर, ठीक है? उसके मुखालिफ कुछ अपोजिट नहीं बोल सकता। इट मीन्स व्हेन अ पर्सन एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट एंड हिज स्टेटमेंट इज फर्निश्ड देयरऑन ही शैल नॉट बी परमिटेड टू डिनाई हिज स्टेटमेंट, ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है estoppel by conduct। और इसमें कहता है कि estoppel by conduct means when a person through agreement, misrepresentation or negligence make the other person believe in a certain things upon which the other person had taken some action causing a change in their current situation, then the first person cannot deny the veracity of the statement given by him in the later stages, ठीक है? जो हमने पहले ही पढ़ा था कि असलम और उसके एग्जाम्पल का, ठीक है? ये एक ऐसा मतलब थ्रू एक एग्रीमेंट या मिसरिप्रेजेंटेशन या नेग्लिजेंस के थ्रू एक पर्सन दूसरे पर्सन मतलब इन सर्टेन थिंग्स मतलब वो बिलीव कर देता है सेकंड पर्सन उस चीज पे जो उनकी करंट सिचुएशन है उनको चेंज कर देता है, ठीक है? जो पहला पर्सन होगा वो उसकी वो स्टेटमेंट से डिनाई नहीं करेगा, ठीक है? इन अ लेटर स्टेजेस। इसके बाद आगे चलते हैं। तो अभी हम एस्टॉपल ऑन टेनेंट एंड लाइसेंसी देखेंगे, ठीक है? ये कानून शहादत ऑर्डर 1984 का आर्टिकल 115 है, 115 है, जिसमें टेनेंट के ऊपर एस्टॉपल लग जाते हैं, ठीक है? और या लाइसेंसी के ऊपर एस्टॉपल लग जाते हैं, ठीक है? एस्टॉपल ऑन टेनेंट किस तरह लगता है? अ टेनेंट और एनीवन claiming through the tenant cannot deny during the tenancy that the landlord had no title to the immovable property at the beginning of the tenancy, ठीक है? जो टेनेंट है या उसकी जगह कोई भी उसका रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है? मतलब कोई भी इस तरह टेनेंट की तरफ से ये क्लेम नहीं कर सकता कि ड्यूरिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द टेनेंसी जो लैंडलॉर्ड था वो एक्चुअल ओनर नहीं था, ठीक है? दिस मीन्स दैट while occupying the property under a lease the tenant cannot dispute the landlord's title, ठीक है? इसमें यह है कि ड्यूरिंग द टेनेंसी पीरियड जो टेनेंट है वो पाबंद है, ठीक है? जो पाबंद है कि वो जो लैंडलॉर्ड की जो ओनरशिप है या टाइटलशिप है उसको माने कि ही इज द एक्चुअल ओनर, ठीक है? वो उससे डिनाई नहीं कर सकता। एग्जाम्पल लेते हैं, जो एक लड़की है सारा, वो एक अपार्टमेंट जो है वो असलम से रेंट आउट करती है, ठीक है? वाइल लिविंग देयर सारा डिस्कवर्स दैट असलम्स ओनरशिप ऑफ द अपार्टमेंट इज बीइंग डिस्प्यूटेड इन द कोर्ट बाय समवन एल्स, ठीक है? उनका जो असलम के जो ओनरशिप है वो कोर्ट में किसी दूसरे बंदे के साथ डिस्प्यूट में चल रहा है। Despite this, Sarah cannot claim that Aslam didn't own the apartment when she first started renting it, ठीक है? वो उसको चैलेंज नहीं कर सकती। She must accept that Aslam had the ownership of the apartment from the beginning of tenancy, वो उसकी पाबंद है कि वो उसकी जो ओनरशिप है उसको माने कि that he is the actual owner, ठीक है? That the titleship is belong to him, ठीक है? ये उस पे पाबंद है कि वो ये माने कि उसकी और ये उसी की ओनरशिप है, ठीक है? ये उसे डिनाई नहीं कर सकती। एस्टॉपल ऑफ लाइसेंसी, ठीक है? लाइसेंसी का मतलब क्या है कि उसको इजाज़त दे देना, ठीक है? परमिशन दे देना। अ पर्सन हू enters immovable property with the permission of a person in possession cannot later deny that the person in possession had no title to the property at the time when she license when the license was granted for immovable property, ठीक है? इसमें सिंपल इसको एग्जांपल से समझते हैं कि असलम asked his friend Hassan if he can use Hassan's backyard to host a barbecue party, ठीक है? फिर उसके बाद जो हसन है वो एग्री कर जाता है एंड गिव्स असलम परमिशन टू यूज हिज बैकयार्ड फॉर द पार्टी। Later on, Aslam finds out that Hassan's ownership of the backyard is being questioned by a neighbor. ठीक है? Despite this, Aslam cannot claim that Hassan didn't own the backyard when he gave him permission to use it. Aslam must accept that Hassan had ownership of that backyard at the time when he granted the permission. ठीक है? License. तो ये इसमें ये कहता है कि असलम और जो है वो एक अपने दोस्त से हसन से उसका बैकयार्ड लेता है ताकि वो एक पार्टी या किसी भी पर्पस के लिए ले सके, तो असलम उसको इजाज़त दे देता है, ठीक है? मगर वो जो बैकयार्ड है वो मुतनाज़िया प्रॉपर्टी है उसके नेबर के साथ, असलम के नेबर के साथ। तो हसन ये क्लेम नहीं कर सकता, ये तो उसकी प्रॉपर्टी है ही नहीं, ठीक है? असलम ये मानेगा कि ये एक्चुअल ओनर है और प्रॉपर्टी बिलोंग इसी को करती है, ठीक है? इसके बाद हम आगे चलते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आर्टिकल 116 कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 में। ये डील करता है एस्टॉपल ऑन एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड बेली एंड लाइसेंसी, ठीक है। इसमें कहता है जो एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, उसकी जो एक्सेप्टर है वो ये डिनाई नहीं कर सकता, लिटरली वो डिनाई नहीं कर सकता दैट द पर्सन हु ओरिजिनली ड्रू और इंडोर्स द बिल ऑफ एक्सचेंज हैड द अथॉरिटी टू डू सो और नॉट। ठीक है, वो ये नहीं कह सकता कि ये जो बंदा जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है या इंडोर्स किया है इसके पास अथॉरिटी है ये बनाने की, तो ये इसको डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है, उसकी अथॉरिटी को डिनाई नहीं कर सकता। हाउएवर, ठीक है, मगर एक्सेप्टर ये कह सकता है, कैन डिस्प्यूट वेदर द जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वाज एक्चुअली ड्रॉन बाय द पर्सन इट क्लेम्स टू बी फॉर्म। ठीक है, वो सिर्फ ये कह सकता है कि ये वाकई में इस बंदे से ये डिस्प्यूट में लेके आ सकता है, मगर ये नहीं कह सकता, उसकी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है, ये जो सेकंड पॉइंट है ये एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में, या अगर फर्स्ट ग्लिम्स में आप देखें तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है उसमें आर्टिकल में, ठीक है, मगर ये आर्टिकल कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, ये एक किस्म का उसको कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ये तो उसको, ये तो जाहिर है कि एक्सेप्टर की जो एक्सेप्टर है वो बिल ऑफ एक्सचेंज की के जो जिसने बनाया है, ठीक है, जो वो जिस बंदे ने बनाया है उसकी अथॉरिटी को नहीं डिनाई कर सकता, मगर ये चला डिस्प्यूट कर सकता है कि वेदर द बिल वाज एक्चुअली ड्रॉन बाय अ पर्सन, ठीक है, दैट पर्सन, ठीक है, तो उस बंदे ने वाकई बनाया है कि नहीं बनाया, ठीक है, ये डिस्प्यूट में लेके आ सकता है। फॉर बेली और लाइसेंसी, इसमें क्या है, बेली कौन होता है, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में पढ़ा होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, ये वही है। ठीक है, जिसमें एक बंदे को टेम्पररी पोजीशन में एक चीज़ दे दी जाती है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस और फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, फिर उसी बंदे को वापस देनी होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। तो ये इसी बात के, इसमें बेली के ऊपर क्या एस्टॉपल लगता है, एस्टॉपल ये लगता है कि जो बेली को जो आइटम दी गई है, ठीक है, जो चीज़ दी गई है, तो बेली पाबंद है कि जिसने उसको ये चीज़ दी है कि उसकी अथॉरिटी को से डिनाई नहीं कर सकता। हू ग्रांटेड देम द बेलमेंट और लाइसेंस, ठीक है, वो उसके पास अथॉरिटी है तो उसने दी है एट द बिगिनिंग ऑफ द एग्रीमेंट। मगर इसमें एक और चीज़ आ जाती है, लाइसेंसी का भी आपको पता होगा, लाइसेंस मैंने पहले भी बता दिया, लाइसेंस मतलब सब किसी भी बंदे को अपनी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी पोजीशन एक किस्म की दे देना या परमिशन टू यूज़ द प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इन दोनों का तकरीबन सेम ही है, तो वो उस अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर या उसे डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। मगर इसमें एक और चीज़ है, एक्सप्लेनेशन नंबर 2, जो आर्टिकल 116 है उसका एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में ये बताया गया कि अगर बेली ने जो सामान है, ठीक है, जो गुड्स हैं उसके पास पड़े हैं जो बेलर की तरफ से आए हैं, वो किसी और बंदे को दे देता है, समवन अदर देन द पर्सन हु ग्रांटेड द बेलमेंट, ठीक है, उस बंदे के अलावा जिसने चीज़ें दी है वो किसी और को दे देता है, तो इस सूरत में बेली रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो प्रूव करे कि जिसको मैंने चीज़ें दी है, ठीक है, हैड अ राइट टू द गुड्स अगेंस्ट द पर्सन हु ग्रांटेड द बेलमेंट, ठीक है, उसका राइट बनता है कि वो एक्चुअल ओनर है, उसको पता, मतलब वो प्रूव करेगा कि मैंने जिसको सामान दिया है वो एक्चुअल ओनर है, न कि जिसने मुझे सामान दिया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में, ठीक है। तो ये एक किस्म का एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के बारे में। तो उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। शब्बा खैर एंड अल्लाह हाफ़िज़। एंड वन थिंग मोर, कि अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है, ठीक है, एलएलबी पार्ट 4 एंड 5, तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। अल्लाह हाफ़िज़।